Philips Air Fryer. What's new on the menu? नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत में जुटी हिंद की सेना लगातार अपने युद्ध कौशल को धार देने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में देश की पूर्वी सीमा पर सेना एक मेगा युद्धाभ्यास आज से शुरू हुआ है। पूर्वी प्रहार नाम के इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे सीमा के करीब इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशों के साथ भारत सीमा पर अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है। ये युद्धाभ्यास इसी कोशिश की गवाही दे रहा है। वायुसेना के शौर्य का प्रमाण। जमीन पर गरजते टैंक और तोपों की दहाड़। हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर इन दिनों सेना की हलचल बढ़ी हुई है। टैंकों, तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज रहा है। चीन से सटी सीमा पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने ऐसे युद्धाभ्यास की शुरुआत की है जो हिंदुस्तान की सरहदों को हर खतरे से महफूज कर देगी। इस युद्धाभ्यास का नाम है पूर्वी प्रहार। आज से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास को 3 सेनाओं के जवान मिलकर अंजाम दे रहे हैं। 18 नवंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज का मकसद जल, थल और नभ में हिंदुस्तान के लिए एक अभेद सुरक्षा चक्र तैयार करना है। सेना के ईस्टर्न थिएटर में होने वाले इस युद्धाभ्यास में आर्मी और एयरफोर्स के साथ ही नेवी भी अहम रोल अदा कर रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा की निगरानी ईस्टर्न थिएटर के हाथों में है, लेकिन सीमा को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए नौसेना बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के युद्ध पोतों पर नजर रखती है। यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास में नौसेना को भी शामिल किया गया है। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान 1 हफ्ते तक देश की पूर्वी सीमाओं से सटे इलाकों में सेना की टुकड़ियां अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। ताकतवर लड़ाकू विमान सीमा के करीब उड़ान भरेंगे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन की गूंज भी सुनाई देगी। पूर्वी लद्दाख के देपसोंग और डेमचौक में भले ही भारत और चीन की सीमाओं की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन देश की उत्तरी और पूर्वी सरहदों से लगे इलाकों में सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन भारत सीमा पर चीन की हर चाल पर पैनी नजर रख रहा है। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के आपसी तालमेल को परखा जाएगा। इस अभ्यास से देश की पूर्वी सीमा पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मकसद यही है कि अगर भविष्य में कभी चीन सीमा पर तनाव बढ़ा तो तीनों सेनाएं मिलकर हर चुनौती का सामना कर सके। इस युद्धाभ्यास में आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट हेवित्जर तोप और आर्टिलरी गन अपनी ताकत दिखाएगी। वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी युद्धाभ्यास में शामिल है। इस एक्सरसाइज में नौसेना के मार्कोस कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने से पहले भारत और चीन के बीच LAC पर जारी विवाद को सुलझाने में अहम प्रगति हुई थी। लगातार बातचीत के बाद
दोनों देश LAC की विवादित इलाकों से डिसएंगेजमेंट यानी सेना पीछे हटने और दोबारा गश्त शुरू करने पर सहमत हुए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिवाली के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर का दौरा किया था। अब सरहद पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए LAC पर सेनाओं की मौजूदगी में कमी लाने की प्रक्रिया का इंतजार है। हालांकि LAC पर स्थिति को लेकर चीन के तेवर फिलहाल नरम दिख रहे हैं, लेकिन सरहद पर स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत की सतर्कता लाजमी है। बात सरहदों की सुरक्षा की हो तो हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास भी किसी कोशिश का प्रमाण है। अनुपम मिश्रा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ भारतीय सेना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के करीब सीमा पर अभ्यास में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख सीमा पर सेना सर्दियों की मुश्किल मौसम के लिए तैयारी कर रही है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के जवानों को सर्दियों में बेरहम मौसम का सामना करना पड़ता है। सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपनी तैयारियों का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सेना के जवान जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पर 1200 किलो की एक भारी भरकम एयर डिफेंस गन को पहुंचा रहे हैं और इस ऊंचाई पर पथरीली जमीन पर कोई भारी मशीन नहीं पहुंच सकती। लिहाजा सेना के जवान ने हाथ से खींचकर इस गन को चोटी तक पहुंचाया। चीन के साथ समझौता होने के बाद भारतीय सेना ने डेमचोक और देपसान मैदानों में गश्त फिर से शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने गलवान झड़प के बाद पिछले 4.5 साल की तरह ही अपनी ऑपरेशनल ताकत बरकरार रखी है। देखिए, एक तरफ देश की पूर्वी सीमा पर तीनों सेना युद्धाभ्यास में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पुणे में भारत के जवान ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के साथ एक्सरसाइज करने में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में भारत के करीब 150 जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के 120 जवान इस अभ्यास में हिस्सा बने हुए हैं। ऑस्ट्रा हिंद का मकसद जो है दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को और ज्यादा बढ़ाना है। इससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना दोनों देश मिलकर कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के जवानों के साथ हिंद के वीरों का ये मेल जोल जंग के हालात में दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल की बुनियाद बनेगा। पुणे में भारतीय सेना के फॉरेन ट्रेनिंग नोट में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के जवान भारत के लड़ाकों के साथ युद्ध कौशल सीख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं मिलकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने का अभ्यास कर रही हैं। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 140 जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनके साथ ही वायुसेना के 14 जवान भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रेलिया आर्मी की 2nd डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। इस ब्रिगेड की 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 जवान इस युद्धाभ्यास के लिए इन दिनों भारत में हैं। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को इस बार 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में असल युद्ध जैसे हालात में दोनों सेनाएं दुश्मनों को परास्त करने का अभ्यास करेंगी। दोनों सेनाओं के जवान मिलकर आतंकियों के खिलाफ रिहायशी इलाकों और रेतीली जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशंस का अभ्यास करेंगे। दूसरे फेज में दोनों सेनाएं मिलकर युद्ध की आधुनिक रणनीति बनाने पर फोकस करेंगी। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का निर्माण करेंगी। आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना, हेलीपैड को सुनिश्चित।
और बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की महाविकास आघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी ने भी आज महाराष्ट्र के लिए 25 वायदों का संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की भी घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में 25 लाख नई नौकरियों का भी वादा बीजेपी ने किया। राज्य में स्किल सेंटर्स खोलने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने वृद्धा पेंशन 2100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया। इसके बाद देखिए, अपने संबोधन में अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने कहा कि देखिए, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा। उधर महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में 100 दिन का एजेंडा जारी कर दिया है। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4000 रुपए देने का वायदा किया गया है। महाराष्ट्र में नई उद्योग नीति बनाने की बात भी जो है घोषणा पत्र में जारी की गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाएंगे कि बीजेपी और एमवीए में क्या क्या वायदे किए गए हैं, क्या क्या अंतर है और क्या क्या बेहतर नजर आता है। देखिए, बीजेपी का महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वायदा बीजेपी की ओर से किया गया है। 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, ऐसी भी घोषणा है। किसानों की कर्ज माफी का वायदा एक बार फिर से किया गया है। किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों के लिए भावांतर योजना का भी सुचारू किया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली, एमएसपी का वादा और 25 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। स्किल सेंटर्स खुलेंगे, ये भी सुनिश्चित किया गया है। कम आय वाले परिवारों को फ्री राशन दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन से बढ़ाकर जो है 2100 रुपए किया जाएगा। ये तमाम वादे बीजेपी की ओर से किए गए। मैं एमवीए की ओर से देखिए, महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए, महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की अब शुरुआत हो जाएगी। किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों को नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बेरोजगारों को हर माह 4000 भत्ता दिया जाएगा। 50% आरक्षण सीमा हटाएंगे, ऐसा भी वादा किया गया है। जातिगत जनगणना एक बार फिर से कराएंगे। 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा का वादा भी एमवीए की ओर से किया गया। देखिए, महाराष्ट्र विजय के लिए तमाम दल और गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रचार अभियान तेज हो गया है। घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, लुभावने वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि इरादा एक ही है, किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। और इसलिए हर पार्टी तमाम दांवपेच में लगी हुई है। तो साथ ही साथ अपना राजनीतिक दबदबा किस प्रकार से बरकरार रखा जाए और अपनी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने के लिए नेता भरपूर दम लगा रहे हैं। इस सिलसिले में इस चुनाव में राजनीतिक घरानों के कई चश्मे चिराग भी टिकट लेकर चुनावी मैदान में हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने और जनता को लुभावने वादे करने में जुटे हैं। वहीं राज्य में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव से एक और खास बात जुड़ गई है। वो बात यह है कि इस बार तकरीबन हर पार्टी के नेताओं की अगली पीढ़ियां भी चुनावी रण में उतर पड़ी हैं और अलग अलग सीटों से अपनी किस्मत आजमा रही है। इसके कारण इस बार का चुनावी माहौल काफी रोचक भी हो गया है। हम आपको एक एक करके कई सियासी घरानों के ऐसे उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत का परचम लहराने के लिए मैदान में हैं। पहले बात महाराष्ट्र के दिग्गज ठाकरे परिवार की ही कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं ठाकरे परिवार के ही एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस बार माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में उतरे हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बांद्रा ईस्ट सीट पर वरुण सरदेसाई का मुकाबला जीशान सिद्दीकी से होने जा रहा है, जो एनसीपी अजित गुट के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। अब बात एनसीपी की करें तो इसके दोनों धड़ों में भी राजनीतिक परिवारों की संतानें चुनावी मैदान में हैं, चाहे शरद पवार हो या अजित पवार। दोनों चाचा भतीजा को अपने अपने दल में नेता पुत्रों को टिकट देने से परहेज नहीं है। शरद पवार ने तो अपने पोते योगेंद्र पवार को भतीजे अजित पवार के खिलाफ बारामती सीट पर उतारा है। योगेंद्र पवार असल में अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं।
और अब चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी ने इस बार अपने नेता अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को काटोल विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो अजित पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर सीट पर चांस दिया है। महायुति में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट भी नेताओं की संतानों को चुनाव लड़ाने में पीछे नहीं है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कई दिग्गज नेताओं के बेटे बेटी अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प मामला वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण राणे का है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को बीजेपी ने फिर से कनकवली विधानसभा सीट से टिकट दिया है, तो उनके दूसरे बेटे नीलेश राणे को एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कुडाल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नीतीश राणे और नीलेश राणे पहले भी विधायक सांसद रहे हैं। इतना ही नहीं, कई और भी नेताओं के बेटे बेटियां और रिश्तेदार चुनावी सियासत में किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान अपनी पारिवारिक सीट भोकर से चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। तो एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महायुति में बंटवारे के दौरान यह सीट शिवसेना शिंदे गुट के खाते में चली गई। कुल मिलाकर इन नेताओं पर सियासत में अपनी पहचान मजबूत करने और राजनीतिक दबदबा बनाए रखने के साथ साथ पारिवारिक विरासत को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अहम बात यह भी है कि चूंकि हर पार्टी के नेताओं की संतानें और रिश्तेदार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, तो इस चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया दिखता है। हालांकि महाराष्ट्र में पारिवारिक विरासत की सियासत कोई नई बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे नेता भी इसी परंपरा की कड़ी में हैं। भले ही अपनी मेहनत से वो सत्ता के शिखर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज अक्षय नवमी के मौके पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा की। अक्षय नवमी के दिन होने वाली इस परिक्रमा को विशेष फलदायी माना गया है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी अक्षय नवमी पर पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा है। मान्यता है कि अक्षय नवमी पर प्राप्त होने वाले पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती। देखिए अक्षय नवमी पर अयोध्या और मथुरा में पवित्र परिक्रमा के रंग। मन में अटूट आस्था और भक्ति का भाव लिए ये श्रद्धालु भगवान राम की नगरी अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं। अयोध्या में अक्षय नवमी पर होने वाली इस 14 कोसी परिक्रमा से भगवान राम के भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का नाम दिया जाता है। अक्षय नवमी को विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा पूरा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये परिक्रमा इसलिए भी खास है क्योंकि ये राम मंदिर की 14 कोस परिधि की परिक्रमा करती है और कहा जाता है कि जो भी इस परिक्रमा में भाग लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए आप देखिएगा हर आदमी जो है वो नंगे पैर पैदल चलते हुए अयोध्या के 14 कोस की परिक्रमा कर रहा है। इसमें अयोध्या ही नहीं आसपास के जनपद के भी ढेर सारे लोग हैं। और सर इसको करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमारी जो मनोकामनाएं होती है वो सारी पूरी हो जाती हैं। और सर भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहती है जो ये परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा के लिए अयोध्या में रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम कर रखे थे। ये बड़ी अद्भुत पौराणिक परंपरा है और लाखों लोग आप लोग देख रहे हैं, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन ने पूरे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे बालू बिछाया है। जगह जगह लोगों के सेट्स और उनके विश्रामालय की व्यवस्था, लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था और यहाँ के निवासियों ने आगे बढ़कर, तमाम सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर लोगों के खान पान की व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। तो पूरा समाज एक प्रकार से जो परिक्रमार्थी हैं और उनकी सेवा करने वालों का एक अद्भुत संगम और प्रशासन, निगम प्रशासन की व्यवस्थाओं का एक अद्भुत संगम आज अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के ऐसा लोक पर्व, ऐसा लोक उत्सव जिसमें लोग 14 कोस पैदल चलते हों
और उसको लेकर इतना उत्साह दिखता हो, उसको लेकर इतनी व्यवस्थाएं दिखती हो, ये एक प्रकार से अयोध्या का बहुत अद्भुत उत्सव है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी अक्षय नवमी पर मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा है। मथुरा में ये परिक्रमा विश्राम घाट से शुरू होती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। माना जाता है कि अक्षय नवमी पर परिक्रमा से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका कभी क्षय नहीं होता। पुण्य अक्षय नवमी की परिक्रमा का अगर महत्व की बात करें तो 1.25 लाख गौओं के दान के बराबर एक अक्षय नवमी की परिक्रमा का पुण्य है। और रोजाना आप सैकड़ों हजारों परिक्रमा लगा दीजिए और अक्षय नवमी के दिन सिर्फ एक मथुरा की पंचकोसीय परिक्रमा लगा दीजिए, दोनों का बराबर पुण्य है। आज लाखों की संख्या में देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुगण, मथुरा के लोकल श्रद्धालुगण आप देखते हैं काफी तादाद में, कल रात से ही 12 बजे से परिक्रमा शुरू हो गई और काफी तादाद में सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत महत्व है आज के दिन। तो आज जो भी पुण्य का काम करते हैं उसका अच्छे फल मिलता है। और मेरा ससुराल बुलंदशहर है, मैं वहाँ से आई हूँ आज परिक्रमा लगा रहे हैं। स्पेशली परिक्रमा लगा रहे हैं मतलब तो ऐसे लग रहा है हमें कि जैसे भगवान स्वयं हमारे साथ ही चल रहे हैं और मतलब स्वर्ग में आ गए हैं। जैसे प्रभु मतलब राधा रानी का नाम पूरे टाइम लग रहा है जैसे कानों में अमृत घोल रहे हैं। मथुरा में पंचकोसी परिक्रमा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अक्षय नवमी की पावन तिथि पर इस परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ अयोध्या से बनवीर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।